नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे खदान मालिकों पर सरकार की मेहरबानी की। जी हां, अब तक अवैध खनन के आरोपों को झेलती आई मध्य प्रदेश सरकार से इस बार सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि सीएजी ने पूछे हैं और सवाल यही है कि आप खदान मालिकों पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्यों करीब 228 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई? क्यों नियमों को ताक पर रखा गया? क्यों इस मामले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही? सवाल कई है, कुछ कैग ने पूछे हैं, कुछ हम भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट सरकार के सामने लगातार सवाल खड़े कर रही है। पहले कैग की व्यापम पर टिप्पणियों ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी की और अब सवाल खनन को लेकर है। सवाल यही कि सरकार खदान मालिकों पर मेहरबान क्यों है? सवाल ये कि खदान मालिकों से 227 करोड़ 96 लाख रुपए क्यों नहीं वसूले गए? जी हां, 31 मार्च 2016 तक के तथ्यों के आधार पर कैग ने साफ किया है कि खनन के 1501 मामलों में सरकार ने 227 करोड़ 96 लाख रुपए नहीं वसूले। खास बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ 23 जिलों के हैं। कैग की रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि कंपनियों को अनुबंध की शर्तों के खिलाफ स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई। कई कंपनियों ने स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट तो ली, लेकिन तय वक्त पर उत्पादन शुरू नहीं किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग प्रकरणों को तथ्यों के साथ छापा है। कैग ने साफ किया है कि 6 जिलों में 63 खनिज और 170 उत्खनिज पट्टेदारों से स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 4 करोड़ 26 लाख रुपए लिए जाने थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 7 लाख रुपए लिए हैं। इस मामले में कैग ने जिला खनिज अधिकारियों को जिम्मेदार पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने गड़बड़ी मानी है और कलेक्टरों के जरिए वसूली का भरोसा भी दिया है, लेकिन कैग इससे भी सहमत नहीं है। कैग का कहना है कि व्यापारिक खदानों में 100 रुपए के स्टाम्प पर करार कर दिया गया, जिससे साफ होता है कि जिला पंजीयक ने शुल्क की राशि तय ही नहीं की। हैरानी इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि कैग ने सरकार को इस गलती के बारे में पहले चेताया था, लेकिन फिर भी इसमें सुधार नहीं हुआ। एक्सपर्ट भी इसे गंभीर लापरवाही मानते हैं। ये राजस्व की हानि है और साथ ही ये जो लोग रॉयल्टी नहीं देते हैं या चोरी करते हैं उनको भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो इस पे कड़ी कार्रवाई करना प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक है और 227 करोड़ बकाये रहना मैं समझता हूं कि विभाग के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब तक अवैध खनन पर सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस अब कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस मेहरबानी का सबब पूछ रही है। कांग्रेस का आरोप बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनकी सरकार की इन खनन माफिया के साथ साठगांठ है और माफिया से गठजोड़ के चलते इन्होंने आम जनता के खजाने को 229 करोड़ की चोट पहुंचाई है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके कि जो माफिया से गठजोड़ करेगा, आम जनता के धन के साथ धोखाधड़ी करेगा, उसका हश्र क्या होगा। उधर बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार पाई पाई वसूल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध उत्खनन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। खत्म हमने किया है। जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें अगर कहीं है कि कोई रॉयल्टी बकाया रह गई है तो सरकार उसको वसूलेगी। समय अगर कुछ ज्यादा हो गया है तो पेनल्टी के साथ वसूलेगी। सरकार एक एक पाई वसूलेगी। विपक्ष के आरोपों को सियासत का हिस्सा बताकर टाला भी जा सकता है, लेकिन जब सामना तथ्यों से हो तब सरकार क्या करेगी? कैग की रिपोर्ट में कंपनियों के नाम हैं, अनियमितता का ब्यौरा है और हर फैक्ट का ऑडिट भी है। सवाल यही है कि क्या इन तथ्यों को खारिज किया जा सकता है?
और अगर ये बात सही है कि सरकार ने 227 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की, तो सरकार को इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि खदान मालिकों पर इस मेहरबानी का सबब क्या है। संदीप भंबरकर, सी मीडिया, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मुकेश नायक साहब इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय आपका। के.एस. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है के.एस. शर्मा जी आपका भी। सबसे पहले दीपक जी, ये जो फैक्ट शीट रखी है एक तरह की कैग ने अपनी रिपोर्ट में कि 227 करोड़ 96 लाख रुपए आपकी सरकार ने नहीं वसूले, इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है सरकार उन लोगों के ऊपर जो एक तो वक्त पर उत्पादन शुरू नहीं करते, खदानें ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस जो शुल्क होता है उसमें रियायत ले लेते हैं, और इसके बावजूद खनन की कार्रवाई वक्त पर शुरू नहीं करते, उनसे आप वसूली करने में कोताही बरतते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि खनन शुरू करने का उद्देश्य कोई पेनाल्टी लगाना नहीं होता है जी। जो समाज की जरूरतें होती हैं उसके लिए खनन होता है। लेकिन ये बात सही है कि जो वसूली की जानी चाहिए थी वो समयबद्ध होनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छूट दे दी है या उनको छोड़ दिया गया है। सरकार एक एक पाई वसूलेगी और जिन जिन उद्योग उत्खनन करने वालों के खिलाफ, जिन कंपनीज के पास इंडिविजुअल्स के ऊपर बकाया है, तो एक एक पैसा वसूला जाएगा जी। लेकिन सर, समय भी कोई चीज होती है ना। आप पैसा उन कंपनियों के पास पड़ा हुआ है, उन खदान मालिकों के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, सरकार का पैसा पड़ा हुआ है, और आप वसूली के लिए कैग भी आपको अलर्ट कर रहा है कि आपको वसूल करने हैं, इसके बावजूद वसूली नहीं कर रहे। देखिए, वसूली करने के लिए एक मूल सिद्धांत की बात बताऊं मैं आपको कि अगर आपको सरकार को किसी उद्यमी से या किसी व्यक्ति से कोई वसूली करनी है तो उसका नीलाम करना उद्देश्य नहीं कि उसको बर्बाद कर दिया जाए। कई बार वजह होती है, किसी पे बकाया निकाला जाता है, उसकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट होती है कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ओवरऑल हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वसूली में लेट हुआ है और ये वसूली समयबद्ध होनी चाहिए थी। सरकार निश्चित करेगी कि जल्दी से जल्दी वसूली हो। मुकेश नायक साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो केंद्र सरकार ने जब बीजेपी अपोजिशन पार्टी में थी जी, तो लोकसभा में बीजेपी के नेताओं ने सीएजी की रिपोर्ट को अपना धर्म ग्रंथ बना दिया था। 2G के स्पेकुलेशन जो है, अनुमान है, और कोल स्कैम के जो अनुमान है, ये सब घोटाले सीएजी की रिपोर्ट से अवतरित हुए थे। उन्हें बीजेपी मानती थी। लेकिन आज जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसको बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती, ना इसको मान्यता देती है। अगर 2014, 2015, 2016 की सीएजी रिपोर्ट्स का आप आकलन करें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसी गंभीर टिप्पणियां हैं। मैं आज के अवसर की बात करता हूं कि टोटल मध्य प्रदेश की जो आज बजट का आकार है उसका 48,809 मध्य प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से इकट्ठा करती है, और भारत सरकार से 56,701 करोड़ रुपए इन्हें प्राप्त होते हैं। यानी टोटल बजट का जो आकार है उसका 50% से ज्यादा केंद्र सरकार से इन्हें अनुदान में प्राप्त होता है। और जब मध्य प्रदेश की इतनी गंभीर हालत है तो 2015 की जो सीएजी रिपोर्ट में 1,016 करोड़ की जो रेवेन्यू इन्होंने नहीं ली, वसूली नहीं, जो रेवेन्यू लॉस हुआ, उसका जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में है। और 2016 की रिपोर्ट में यह बढ़कर 1457 करोड़ हो गया। इस तरह की रेवेन्यू लीकेज हुई, लापरवाही हुई, टैक्स की वसूली नहीं हुई। इसमें से 227 करोड़ रुपए केवल रेत माफिया ने सरकार के खजाने में नहीं दिए। मैं आपसे बताऊं, मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ रेत का परिवहन प्रतिदिन होता है। 10,000 ट्रक, 2,000 ट्रक भोपाल में, 2,000 ट्रक भोपाल डिवीजन में, 2,000 ट्रक इंदौर डिवीजन में। केवल 6,000 ट्रक रेत तो नर्मदा से इन 3 संभागों में आती है।
और इसके बावजूद भी जिस तरह से परिवहन होता है, उत्खनन होता है, उसकी तुलना में जो रॉयल्टी सरकार को मिलती है ये लगभग 30% है और अकेले रेत में 70% का रेवेन्यू लीकेज है इतने गरीब राज्य में, जहां अभी भी भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवाल हम लोगों के सामने खड़े हुए हैं। बड़ी आबादी का राज्य है, सभी सरकारों ने इस दिशा में प्रयत्न किए हैं, लेकिन बीजेपी 13 सालों से सत्ता में है और इसी 13 सालों में देश के सभी राज्यों का बजट गुणात्मक रूप से बढ़ा है, जितनी तेजी से बढ़ा है पूरा देश जानता है। आज भारत का बजट 19 लाख करोड़ है, जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तो 16 लाख करोड़ था। जब पहला बजट 1951 और 52 में भारत का बना था 250 करोड़ का बजट था, आज 19 लाख करोड़ का बजट है। यानी पिछले 10 सालों में हर एक राज्य में जिस गुणात्मक गति से राज्य सरकारों के बजट का आकार बढ़ा है उससे भौतिक लक्ष्य, आधारभूत ढांचा मजबूत तो हुआ है, लेकिन करप्शन भी कम नहीं हुआ है। मैं 1985 में जब एमएलए बना था तब पहला बजट 1985 का 2800 करोड़ का था और आज 1,85,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। 1,500 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं करना इस गरीब राज्य में मुझे लगता है कि बहुत गंभीर किस्म की अनियमितता है और जो वित्तीय प्रबंध मध्य प्रदेश का देख रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। 2015 की एक टिप्पणी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2015 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नर्मदा परियोजनाओं में बनने वाली जो 68 सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें 15,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए, निष्फल रहे। ये सीएजी की रिपोर्ट में इतनी गंभीर टिप्पणी है। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए निष्फल है क्योंकि जो एस्केलेशन कास्ट आई योजनाएं बंद हो गई। ये बात आप बताइए, आपने भी सीएजी की रिपोर्ट को देखा होगा, आप इसमें से क्या जानकारी दर्शकों को विशेष रूप से देना चाहेंगे? इसमें क्या ऐसी चीज है जिस पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, इसमें जहां तक सीएजी की रिपोर्ट है उसमें पहली चीज तो जो आज आपका मुद्दा है खनिज की रॉयल्टी या दूसरे जो ड्यूज हैं उनको वसूल करने का, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वसूली तो होना ही चाहिए और अभी तक वसूली नहीं हुई है, ये गंभीर बात है। क्योंकि वसूली करना तो ये अधिकारियों का, ये खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं उनका पहला काम बनता है कि जब खदान दी गई है लीज पर तो उसमें वसूली की जाए। उनको किसी के द्वारा बताए जाने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि मान लीजिए उन्होंने किसी तरह की चूक की है तो ये चूक उस समय सामने आ गई जब अकाउंटेंट जनरल ने सीएजी के बिहाफ पर ऑडिट किया और ऑडिट में ये पॉइंट आउट किया। जब ये पॉइंट आउट किया जाता है तब भी वसूल होना चाहिए, तब भी वसूल नहीं हुआ और उसके बाद में आज जब जो सीएजी की रिपोर्ट आ गई है तब भी स्थिति ये है कि ये बकाया है। इसका मतलब ये है कि जो सख्ती वसूली में होनी चाहिए वो प्रशासन नहीं कर रहा है और ये चिंता की बात है। मैं समझता हूं कि ये अकाउंटेबिलिटी बनती है उन अधिकारियों की भी जिन्होंने वसूली नहीं की है और शासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और न केवल वसूली तुरंत करनी चाहिए बल्कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने अभी तक एजी के द्वारा बताए जाने के बावजूद भी सीएजी की फाइनल रिपोर्ट में आने के बाद में भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक सीएजी की रिपोर्ट का सवाल है, सीएजी ने बहुत सी अनियमितता बताई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितता आती हैं, कुछ गंभीर होती हैं, कुछ उतनी गंभीर नहीं होती हैं। हर एक पर अटेंशन जाना, हर एक का निराकरण करना ये शासन का दायित्व होता है, क्योंकि ये संविधान में सीएजी को ये ड्यूटी दी गई है कि वो सारी जिस तरह का खर्चा हुआ है सरकार के द्वारा किया गया है यहाँ से सारी जानकारी देख करके सवाल निकल एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दें, जिसकी तरफ मुझे पूरा कर लेने दीजिए कि ये जो सवाल ये है कि संविधान ने जो ड्यूटी सीएजी को दी है वो ड्यूटी जब सीएजी करता है तो उस पर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएजी की ये रिपोर्ट काम में लाई जाती है। ठीक, दीपक जी, ये सवाल जरूर यहां से उठेगा कि आपको अलर्ट किया गया, ये बताया गया ऑडिट जिस वक्त हुआ
कि कहां पर लीकेज हो रहा है और कहां से इस लीकेज को रोका जा सकता है। इसके बावजूद सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं हुई? जबकि मुकेश जी कह रहे हैं कि आप सीएजी को लेकर कितने गंभीर रहे हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा ने भी अच्छी तरह से देखा है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जो मुकेश जी ने कही कि हम कितने गंभीर रहे हैं, तो हम आज भी उतने ही गंभीर हैं। और मुकेश जी इस बात की तुलना कि कुछ अधिकारियों ने समय से वसूली नहीं की है, माइनिंग डिपार्टमेंट, इस बात की तुलना उस बात से करें कि 2G स्पेक्ट्रम में या कोयला घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, नवीन जिंदल ने, सुबोध कांत सहाय ने, सोनिया गांधी के बंगले से खदानें अलॉट हुई और लाखों करोड़ का घोटाला हुआ। उस बात की तुलना इस छोटे अफसरों की लापरवाही से करें, बड़ी शर्मनाक बात है। जिस अपराधों के लिए राजनेता कांग्रेस के जिम्मेदार रहे हैं, वो तो अपनी जगह बातें हैं और हम आज भी उसी जिम्मेदारी से कहते हैं। जहां तक आज ये सीएजी की रिपोर्ट में माइनिंग विभाग की वसूली की बात है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि समयबद्ध वसूली होना चाहिए। कैश शर्मा साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं कोई माइनिंग करने वालों को दिक्कत हो सकती है कई बार, लेकिन समय उसको पर्याप्त हो गया है, उसकी वसूली अब तक हो जाना चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कहा हम एक एक पैसा वसूलेंगे और जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी सख्ती होगी। जी मुकेश जी बोलिए। मुझे लगता है कि विजय वर्गीय ने जो कहा है कि किसी के घर से खदानें आवंटित होती हैं, कोयले की खदानें किसी के घर से आवंटित होती हैं, इन्हें थोड़ा संभल कर इसलिए बोलना चाहिए। संभल के नहीं, ये आप समझ लें कि ये इनका जो उस समय के संजय बारू थे, इनके प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार और उनके सबसे विश्वस्त आदमी, उन्होंने कहा है कि पलक चटर्जी जो सोनिया गांधी के सबसे नजदीकी थे, वो सारे कागज लेके आते थे और साइन करते थे यहाँ पे, और सोनिया गांधी घर पर सब अलॉटमेंट होते थे। नहीं तो ऐसी क्या बात हुई कि नवीन जिंदल के नाम से 55 हजार करोड़ का घोटाला हो गया, सुबोध कांत सहाय के नाम से हो गया, इनके एक सांसद हैं महाराष्ट्र के जो अखबार भी चलाते हैं, उनके नाम से भी हो गया, और ऐसे दर्जनों कांग्रेस के नेताओं के नाम आए। तो उस बात की तुलना ना करें। कांग्रेस का 70 साल का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कहीं किसी सरकार में कुछ गलती हुई है, सीएजी ने रिपोर्ट की है तो उसको पॉइंट आउट करें, वहां तक तो ठीक है। विपक्ष की जो भूमिका है उसको मुकेश नायक बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस उम्र में इनमें गंभीरता आ जाना चाहिए। लेकिन हवाई बातें और झूठी बातें, आधारहीन बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। राजनीतिक परिपक्वता का बिल्कुल अभाव है इनमें। ये बहुत घटिया किस्म के विचार प्रकट कर रहे हैं और मुझे इतने घटियापन की इनसे उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ डिबेट में एक राज्य के रिटायर्ड मुख्य सचिव बैठे हैं जो आदर्श माने जाते हैं प्रशासन के लिए, एक मॉडल माने जाते हैं आईएएस अफसर्स के लिए। वो डिबेट में बैठे, इसलिए जरा इन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में और किसी भी चीज के बारे में संभल कर बोलना चाहिए। जो कोयले का आवंटन होता है वो राज्य शासन की रिकमेंडेशन पर होता है। राज्य शासन जिन जिन राज्यों में कोयले की खदानें होती हैं उसके प्रारूप बना के जब केंद्र सरकार को भेजता है तब कोयले का आवंटन होता है। ये मैं समझता हूं कि माननीय शर्मा जी इस पर रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात मुझे कहना है, अभी सीएजी की रिपोर्ट पर बात हो रही है जी, और ये सीएजी की रिपोर्ट पर बात हो रही है और ये सोनिया जी की बात करने लगे। मैं नहीं लेके आया, बात आप खुद लेके आए हैं। दिल्ली की बातें आप लेके आए हैं, मैं नहीं लेके आया हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत स्तरहीन डिस्कशन ये कर रहे हैं। मैं अनेक बार स्तरहीन कौन है ये आप खुद जानते हैं। डिबेट में बैठा हूं, मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं है इनसे कि इस तरह की बातचीत ये शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि इन्हें ना तो ये कभी विधायक रहे ना कि ना जनप्रतिनिधि रहे, भैया ना मैं विधायक रहा हूं, ना कोई अनुभव नहीं है, ना ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, कोई आप कितने पढ़े लिखे हैं मुझे मालूम है। इस तरह की ये आपस में सर पर्सनल मुद्दा ये है, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातचीत ये करेंगे कि खदान मालिकों पर मेहरबानी का सबब क्या है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। भाग पर रिएक्ट करना चाहूँ जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट केवल जो रेवेन्यू लॉस को लेकर केवल माइनिंग, केवल रेत के उत्खनन को लेकर नहीं है। सीएजी की 2014 और 15 की रिपोर्ट में है कि 72,000 के खातों का मिलान नहीं हो रहा। बड़े अधिकारियों ने मार्च महीना आने के कारण राशि लैप्स ना हो जाए इसलिए राशि अपने निजी खातों में डाल ली जो 2000 करोड़ से ज्यादा है। सीएजी की रिपोर्ट में है ये तो, और 2014 और 15 की रिपोर्ट में ये है। ये तो मैंने 15,000 करोड़ जो निष्फल हो गए नियोजन में वो केवल नर्मदा घाटी की चर्चा की, लेकिन 2014 और 15 में जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि जो पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें 10,000 करोड़ ऐसी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च कर दिए
जिनसे कोई परिणाम नहीं आए, वेस्ट हो गए 10,000 करोड़। ये सीएजी की रिपोर्ट में है, ये अनुमान है। मैंने अनुमान इसलिए कहा क्योंकि जैसा माननीय शर्मा जी ने कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट में सारी चीजें बहुत गंभीर नहीं होती हैं, ये स्पेकुलेशन है, ये अनुमान है, लेकिन इस पर राज्य सरकार को रिएक्ट करना चाहिए। सदन के पटल पर 3-4 साल की जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको रखना चाहिए, इस पर चर्चा कराना चाहिए, तो ताकि लग रहा है कि ताकि जो शासन है की बात आप करते हैं वो जीरो तो नहीं है, कुछ उसके ऊपर बार खिसक रहा है। जी दीपक जी, सरकार बार बार कहती है कि किसी भी तरह की अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस है। पूरी तरह नहीं, हमारी जो पॉलिसी है पूरी तरह, बिल्कुल सरकार की पॉलिसी पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। लेकिन जैसा कैश शर्मा जी ने कहा है कि सरकार जो सीएजी का काम है वो ऑडिट करना है। कई बार क्या होता है कि जो सरकार है वो जनहित में बहुत सारे फैसले करती है, बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है, बहुत सारे खर्च होते हैं, लेकिन ऑडिट के या अकाउंटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स भी समय समय पर बदलते रहे हैं, तो कई बार वो नॉर्म्स उससे मैच नहीं करते सरकार के तरीके से, और उसको सरकार को रेखांकित करती है सीएजी। निश्चित तौर पर सरकार को इसमें क्या है लेना चाहिए। इसमें तो रिपोर्ट में तो साफ-साफ लिखा गया है कि सरकार का नियम ये कहता है एश्योर किया है और इस नियम का पालन नहीं हुआ, इसलिए ये पैसा इतना बनता है। उसमें तो ऑडिट सीधा सीधा है, वो आपके नियम का हवाला देकर आपको ही पैसा बता रहे हैं कि इस कंपनी पे इतना बता है। उस राशि को नहीं, अगर खाली इस बिंदु पे बात है, इस बिंदु पे बात है, तो सरकार उस पैसे को वसूलेगी, सरकार कह चुकी है वसूलेगी जी। इसमें कोई घोटाले जैसी गलत बात कुछ नहीं है। जरूर है कि नीचे के अधिकारियों ने कुछ लापरवाही की है। ठीक है मुकेश जी। अब आप सोचिए, सीएजी की एक रिपोर्ट की मैं गंभीर टिप्पणी पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, माननीय शर्मा जी का भी। सीएजी ने जो आहार पोषण पर एक अपनी टिप्पणी की है, मध्य प्रदेश में 5,012 करोड़ रुपए आहार पोषण के लिए आवंटित हुए थे। आपको बताएं कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु समूह के 18 लाख बच्चों को आहार पोषण नहीं दिया, 50 लाख महिलाओं को आहार पोषण नहीं दिया। ये ऐसे गंभीर टिप्पणियां हैं जिसमें दोषी व्यक्ति की समीक्षा होनी चाहिए। जिसने इतनी गंभीर किस्म की लापरवाही की है ये संज्ञान में लेना चाहिए। ये मध्य प्रदेश कुपोषण में पूरे भारत में नंबर 1 पर है, और भारतवर्ष शिशु मृत्यु दर में दुनिया में नंबर 1 पर है, और मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। 1000 बच्चों में 51 बच्चे यहां मर जाते हैं। 1000 बिल्कुल बच्चों में से 51 बच्चे मर जाते हैं। को लेकर अलग अलग महिलाओं में से और अलग अलग उसके आधार पर टिप्पणियां की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कैग की रिपोर्ट पर अब सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अगर यहां गंभीरता से नहीं सोचा तो कैग की रिपोर्ट तो हर साल आएगी, ये ऑडिट हर साल चलेगा, और आंकड़े, ये फैक्ट हर साल बढ़ते जाएंगे। आगे चुनाव में भी जाना है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।